बचपन से हमें बताया जाता है कि जो क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं ना, ये बिल्कुल किताबी कीड़े होते हैं। ये 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे बैठकर पढ़ाई करते हैं। हो सकता है ये कुछ केसेस में सच हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज के अंदर ये सच हों। हम में से जो 99% लोग हैं, वो ऐसे होंगे जिनको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे बैठकर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इतना टाइम किताब लेकर बैठ भी जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वही आउटकम निकले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर हम कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो शायद सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ते हैं, या सिर्फ वो क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं। वो फिर भी टॉप कर जाते हैं, टॉप 3 में आ जाते हैं, टॉप 10 में आ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे असूलों को डिस्कस करेंगे जिनको आप लोग यूज़ करके अपने कॉलेज लाइफ के अंदर स्मार्टली एंड एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकते हैं। फिर चाहे आप लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, दोपहर को पढ़ रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, या अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं। जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम इन 5 असूलों को फॉलो करेंगे तो हम पढ़ाई हार्ड वर्क से एक लेवल ऊपर ले जाएंगे, स्मार्ट वर्क की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इनमें सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है वो है ओडिसियस स्ट्रेटजी। ओडिसियस जो है वो अपने टाइम का एक बहुत बड़ा जंगजू था, जिसने काफ़ी लंबी जंग लड़ी। जंग को लड़ने के बाद वो अपनी सारी फौज लेकर ना वापस आ रहा था। तो समुंदर के थ्रू उसने वापस आना था। तो समुंदर के उसके रास्ते में ना एक आइलैंड आता था। एक ऐसी बात उसको बताई गई थी कभी कि जब भी शिप्स वहाँ से उस आइलैंड के आसपास से गुजर रही होती हैं ना, तो वहाँ से सायरन्स बजने लगते हैं। आइलैंड से वहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं। कौन सी आवाज़ें? जन्नत की आवाज़ें, परियों की आवाज़ें, बहुत मधुर आवाज़ें। वो आवाज़ें क्या करती हैं, जब भी सेलर्स आसपास जा रहे होते हैं तो शिप्स के थ्रू या बोट्स के थ्रू तो उनको अपनी तरफ बुलाती हैं, जो भी इस तरफ आते हैं। वो आइलैंड एक्चुअली होता क्या है? वो आइलैंड एक्चुअली एक ट्रैप होता है जो उन सेलर्स को मार देता है। ये जो ओडिसियस है, इसको ये पहले ही पता था, तो इसने एक तरकीब सोची। क्या तरकीब सोची? कि इसने कहा कि अपने सारे सेलर्स को कि आप लोगों ने कान अपने बंद कर रखने हैं। आपने पूरी जर्नी में कोई आवाज़ नहीं सुनी, आपने पूरी जर्नी में अपने कान बंद रखने हैं। दूसरी चीज़ जो इसको करनी थी वो ये थी कि वो बहुत क्यूरियस था कि वो सायरन्स सुने, वो सायरन्स कैसे होते हैं। उसके लिए उसने क्या किया? उसके लिए उसने अपने सेलर से कहा कि मुझे शिप्स के ऊपर रस्सियों से बांध दो। उसने खुद को रस्सियों से बंधवा लिया और इसने सख्त जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस दी कि मैं कितना भी भीख मांगूँ, मैं कितना भी रिक्वेस्ट करूँ, मैं कुछ भी कहूँ, मुझे आप लोगों ने खोलना नहीं है। तो मेरी रस्सियों को बिल्कुल नहीं खोलना। तो उसके बाद सेलर्स ने बिल्कुल वैसे ओबे किया। जैसे शिप्स आइलैंड के पास से गुजरने लगा, वहाँ से सायरन्स आने लगीं, आवाज़ें आने लगीं, बहुत मधुर आवाज़ें। बट फिर भी सेलर्स ने ना इस तरफ ध्यान दिया, और ओडिसियस ने जब इन सायरन्स को सुना और रिक्वेस्ट किया सेलर्स को, तो उन्होंने इसे खोला भी नहीं। इस तरह उसका शिप जो था वो काफ़ी सेफ। अब ये जो मैंने आपको सारी तरकीब बताई है, ये हमारे किस काम आती है? जब भी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हमें चाहे फिर वो स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हो, प्लेसमेंट के लिए हो, सबसे पहली चीज़ जो हमें रोकती है पढ़ाई करने से, वो होती हैं डिस्ट्रैक्शंस, मतलब रुकावटें। वो आज की डेट में अगर हम देखें कि हमारा जो एवरेज अटेंशन स्पेन है वो गिरता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ़ोन्स होते हैं, हमारे पास टैबलेट्स होते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, 24/7 हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल रहता है, यूट्यूब रहता है, इंस्टाग्राम रहता है, व्हाट्सअप रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल रहता है। ऐसे टाइम में सबसे पहला असूल जो हमें यूज़ करना चाहिए वो है, कोई भी स्टडी स्टार्ट करने से पहले, वो है ओडिसियस स्ट्रेटजी। यानी हमें अपनी रुकावटों को कट ऑफ करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, ओडिसियस इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसे पता था उसका गोल हेवन जाना नहीं है, उसका गोल आइलैंड जाना नहीं है, उसका गोल अपने घर पहुंचना है। वैसे ही हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। हमें इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हम अपनी लाइफ में वाकई कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमारा जो गोल है वो हमारे लिए पहले से ही जो है वो क्लियर होना चाहिए। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दें जब आप पढ़ने लगे। ठीक है, अगर नहीं स्विच ऑफ करना तो आप साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दें। हमेशा अपने फ़ोन से दूर रहकर पढ़ाई करें। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोन अपने पास रख के पढ़ाई करेंगे ना, तो वो फिर नहीं हो सकती वैसी परफेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपका लैपटॉप का भी काम नहीं है, तो आप बुक्स का काम है, तो आप लैपटॉप को भी साइड में रख के फिर पढ़ाई करें। ठीक है, ताकि कोई भी जो रुकावट है, वो नोटिफिकेशन है, हमें रोक ना सके हमें अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने में, हमें पढ़ाई करने से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रेटजी की। अब सेकंड स्ट्रेटजी जो हम फॉलो करेंगे वो है परेटो प्रिंसिपल। अब
जो परेटो प्रिंसिपल है वो कहता है कि दुनिया के अंदर 20% इनपुट से 80% आउटपुट आता है, ठीक है। और ये बात आम तौर पर सारी बातों में ट्रू होती है। मतलब अगर आप एक शहर के अंदर रहते हैं तो शहर के अंदर मौजूद जो क्राइम होते हैं वो सारे लोग नहीं करते, वो सिर्फ 20% ऑफ द सेक्शन करता है। या फिर अगर कोई दुकान चला रहे हैं तो दुकान के अंदर जो सारा प्रॉफिट आता है वो 20% ऑफ द कस्टमर लेकर आता है। या अगर आपने कॉलेजेस के अंदर ग्रुप्स के अंदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया होता है तो सारे लोग काम नहीं करते, ग्रुप्स के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी 20% ऑफ द पीपल होते हैं जो 80% ऑफ द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। यानी 5 लोगों का ग्रुप है तो उनमें से सिर्फ 2 लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे होंगे। तो ये परेटो प्रिंसिपल अब कैसे काम करता है, ये जो चीज़ है एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे अप्लाई करती है कि अगर आपको 100 टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं तो एग्ज़ाम्स के अंदर वो 100 टॉपिक्स ही आएंगे। लेकिन इसके लिए स्मार्ट वर्क करने में हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये है कि एक बार हम सारे सिलेबस को छान मार लें, इसको पढ़ लें, इसको रीड कर लें, बुक्स को देख लें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। बट इसके बाद एंड में हमें क्या करना चाहिए, अपने जो प्रीवियस ईयर का जो डाटा है ना, हमारा जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, या पुराने साल के आपके जो क्वेश्चंस हैं हम वो देख रहे होंगे क्लासेस में, जो हमने असाइनमेंट्स किए हैं और जो टेस्ट दिए हैं, पेपर्स दिए हैं, उनके क्वेश्चंस को जो है वो एनालाइज करेंगे, ठीक है। ऐसे बच्चे के हम नोट्स को एनालाइज करेंगे जिसने क्लासेस रेगुलरली अटेंड की होंगी। अब सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि हम खुद क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली अटेंड कर लें और फिर एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई कर लें। लेकिन फिर भी किसी रीज़न की वजह से अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे पास किसी ऐसे स्टूडेंट्स के नोट्स होने चाहिए जो या तो टॉपर रह चुका हो या बहुत ही अच्छे नोट्स बनाता हो। या एक बार हमने सारा सिलेबस देख लिया तो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना है वो ये है कि ऊपर जो मैंने आपको बताए हैं वो तमाम स्टेप्स हैं। इन तमाम स्टेप्स के साथ 20% ऑफ द रिसोर्सेज होंगे जिनके ऊपर हमें 80% ऑफ द जो एफर्ट है वो करनी है, ताकि मैक्सिमम रिज़ल्ट जो है ना वो हम क्योर कर सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की। तीसरा प्रिंसिपल जो हमें फॉलो करना है वो है स्पेस्ड रेपुटेशन, यानी एक फ़िक्स अलॉट होना चाहिए जिसके अंदर हम फोकस से पढ़ाई कर सकें। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, हमें इसके बाद दोबारा एक फ़िक्स अलॉट हम होना चाहिए, ठीक है। फिर हम फोकस के साथ बैठकर पढ़ाई करें, इसके बाद फिर छोटा सा ब्रेक लें। इस चीज़ में आपको कहा जाता है कि आप 25 मिनट बैठकर अपना काम करें फोकस के साथ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है। दोबारा 25 मिनट काम करें, फिर दोबारा 5 मिनट का ब्रेक लें। और इस तरीके से जब आपके 4-5 अलॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम लंबा ब्रेक ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 25 मिनट बैठने की ज़रूरत, ठीक है। जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि जो 25 मिनट मेरे लिए कम हो जाते हैं तो मैं आधे घंटे से 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद ब्रेक लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा घंटे के फोकस प्लान्स में बैठ सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे नहीं है, आपको बीच में खुद को थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा। अब ये ब्रेक आप छोटा भी रख सकते हैं। अब ये जो हम ह्यूमंस हैं ना, इनके बारे में स्पेशल चीज़ ये है कि 25 मिनट भी ठीक से फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं ना, या 1 घंटा भी बैठकर पढ़ाई कर लें तो 5 से 10 मिनट की ब्रेक ही काफ़ी होती है, ठीक है, ख़ुद को दोबारा रिफ़्रेश करने के लिए। यानी कोई साइड एक्टिविटी मैंने कर ली, कुछ देर गाना सुन लिया, कुछ छोटा मोटा हम किचन से खा कर आ गए, ठीक है, ये चीज़ हमें कम्प्लीटली रिफ़्रेश कर दे। एंड वी कैन स्टार्ट विद आवर स्लॉट। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स भी आसपास नहीं है, काफ़ी हफ्ते बचे हुए हैं, महीना बचा हुआ है, तो इन स्टूडेंट्स का जो टाइम स्लॉट होता है वो बैठने का वो कम भी हो सकता है। मतलब हम कम देर भी बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कल ही है या एग्ज़ाम 3-4 दिन बाद है या फिर इस हफ्ते के अंदर है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक हम फोकस करके बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, ऐसे ये होगा कि एग्ज़ाम्स में भी हमें लंबे टाइम के लिए बैठना पड़ता है, तो इस चीज़ की हमारी अच्छी तैयारी हो जाती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल की जिसको हमें फॉलो करना है, वो है पार्किंसंस लॉ। नोटिस किया है कभी आप लोगों ने, जब भी हमें कोई असाइनमेंट दिया जाता है क्लास के अंदर, अगर 1 हफ्ते के बाद डेडलाइन है ना, तो हम क्या करते हैं, उसे बहुत लटका के रखते हैं, फिर वो बिल्कुल लास्ट डेट पे हम करते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट टाइम क्या है, हमें इसे कब करना चाहिए?
अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसे कब करूँगी, तो मैं इसे आज ही कर डालूँगी, ठीक है। तो काम के लिए जितना ज़्यादा टाइम दिया जाता है, काम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। काम होता छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप उसको जितना टाइम दे दोगे कंप्लीट करने के लिए, वो इतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए डेडलाइंस को सेट करना। जैसे अगर मैं सोचूं कि मुझे अपना सिलेबस एक दिन में ख़त्म करना है, तो मैं वो एक ही दिन में ख़त्म करूँगी। मैं सोचूं मुझे अपना सिलेबस एक हफ़्ते में ख़त्म करना है, तो वो एक हफ़्ते में ही ख़त्म होगा। तो अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं जिसकी डेट बहुत पास आ रही है, तो हमारे पास कम टाइम है, और हमारे पास कम टाइम है तो हमें सोचना पड़ेगा कि मुझे इसे इतने ही टाइम में ख़त्म करना है, नहीं तो वो ख़त्म नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमें करनी है, प्री प्लान, यानी पहले ही प्लानिंग कर लो। अब अगर हमें पता होता है कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक्स आ रहे हैं, तो मेरा 50% ऑफ द काम डन हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है क्या पढ़ना है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो स्टेप कंप्लीट हूँ तो तभी हम पढ़ पाएंगे। सबसे पहले मुझे चीज़ जो करनी है कि मुझे आज डे वाइज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाली हूँ। दूसरी चीज़ जो डिसाइड करनी है वो ये है कि आप कब पढ़ने हैं, ठीक है। आपने कब पढ़ने हैं, आप कब पढ़ने वाली हैं, क्या पढ़ना है। ये अगर मैंने प्री प्लान कर लिया तो हमारा 50% ऑफ द वर्क डन, ठीक है। हमेशा अपने काम के लिए, अपने सारे टॉपिक्स के लिए एक डेडलाइन को सेट करना है, और इस डेडलाइन के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। अगर मान लेते हैं मेरा एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, तो मैं अपने टॉपिक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, ठीक है। और हर दिन में 2 हिस्सों को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। मैं रिवीजन के लिए एक फ़िक्स डेडलाइन रखूँगी कि इस 2 घंटे के अंदर मुझे अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी ही करनी है। तो हम इसी हिसाब से नोट्स बनाएंगे, उसी हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे होंगे, और 5 प्रिंसिपल जो हमें फॉलो करना है वो हम करेंगे, ठीक है। और अब मैं बात करूँगी 5वें प्रिंसिपल की, जो हमें फॉलो करना है वो है एक्टिव रिकॉल। यानी जब भी एग्ज़ाम टाइम पे नॉर्मली नोट्स बना रहे होते हैं, हमेशा पहले समझना चाहिए, फिर सोच कर नोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। यानी एक बार टॉपिक्स को आपने पूरा पढ़ लिया, इसको एनालाइज कर लें, ठीक है, फिर उसको समझ लें, उसके बाद सोच सोच कर खुद नोट्स बनाएं, ठीक है। सोच सोच कर इन्हें नोट्स बनाने हैं आपने। ये चीज़ जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में लंबे अरसे तक याद रखना होता है ना, तो हम इसके बारे में बार बार सोचते हैं। तो मैंने एक बार टॉपिक समझ लिया, उसके बाद मैं उसके बारे में सोच कर लिख रही हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से सारे का सारा कंटेंट है वो उठकर मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो रहा होगा। मतलब ये कि मुझे लंबे अरसे तक याद रहेगा। इसके साथ साथ और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे हों, ठीक है, हमें क्राफ्ट जो नोटबुक है ना वो साथ लेकर बैठनी है। वो एक बड़ा अच्छा हो जाता है उसके साथ, उसके अंदर हम नोट्स बना सकते हैं। ऐसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहते हैं। जितना ज़्यादा हमें उतना ही काम डिस्ट्रैक्ट हम होंगे, उतना ज़्यादा एक्टिवली हम चीज़ों के बारे में सोचेंगे, और उतना ज़्यादा और उतने ज़्यादा लंबे अरसे तक हमें याद रहेंगी। तो ये थे 5 प्रिंसिपल्स जिनको हमेशा अप्लाई करना चाहिए हमें जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा जो स्मार्टेस्ट फेज़ है वो बाहर निकल के आएगा, ठीक है। ये जितनी भी प्रिंसिपल्स, लॉज, टेक्निक्स, मेथड्स, स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप टॉपर्स में आ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।